अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। देखिए, जितने भी हमारे सहाफ़ी स्टार्स इस वक्त हुकूमती अताब उनके ऊपर है और वो ज़ाहिर है अपने घरों में बैठे हैं, वो सारे लायक़ एहतराम लोग हैं। हम उनसे मोहब्बत भी करेंगे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, गीत भी गाएंगे और उनकी बहादुरी की दास्तानें भी हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। लेकिन हमें इसमें एक बात ज़रूर गलतफ़हमी का शिकार नहीं होना चाहिए। गलतफ़हमी ये कि अगर हम ये समझते हैं कि मीडिया की किसी कुर्बानी की वजह से आने वाले को जंग टल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान का परसेप्शन बेहतर हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं होगा। नंबर एक। और नंबर दो ये कि फैज़ साहब जिन लोगों के बारे में कह गए थे ना कि वो जो तारीक राहों में मारे गए, यहाँ भी इस फ़र्क को कभी ना भूलें। देखिए, एक तरफ लायक़ एहतराम अबसार आलम खड़े हैं, या हामिद मीर हैं, या तलत हुसैन हैं, या नुसरत जावेद हैं। ये वो लोग हैं जिनको अब टेलीविज़न शोज़ की ये मोहताज नहीं है, इनके मकाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो रियलिटी वो इकनॉमिक रियलिटी है, मतलब ये कि ये तमाम वो लायक़ एहतराम सहाफ़ी हैं जो अब मतलब है माशाल्लाह अपने कैरियर्स में इतना इनके पास अब मौजूद है कि ये 2 साल आप इनको मज़ीद भी घर बिठा दें, 4 साल बिठा दें, तो शायद इन्हें उस तरह से मौशी बदहाली का सामना नहीं होगा। यहाँ भी फैज़ साहब ने जिनके बारे में कहा है ना कि वो जो तारीक राहों में मारे गए, अनगिनत वो लोग हैं मीडिया के मज़दूर बेचारे, जूनियर एंकर्स, जूनियर आप कहिए कि वो कैमरामैन हैं, इंजीनियर्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनका नोहा कहने के लिए भी कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो नौकरियों से फारिग हुए और ये मशहूर भी नहीं है, यानी इनकी कोई बेचारों की उस तरह की स्टैंडिंग भी नहीं है। और मौशी हालत इनकी वो थी कि ये 2 महीने की बेरोज़गारी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इनको 1-1 साल, 1.5 साल जिन लोगों को, मज़दूरों को फारिग रहना पड़ा। नतीजा उसका ये निकला कि उनमें से बहुत से लोग जो है डिप्रेशन में आके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। बहुत से लोग अपनी ख़ानदानी झगड़ों का, मसाइल का ऐसा शिकार हुए कि उनके ख़ानदान बाकी ना रहे। बहुत से लोग जो हैं वो बर्गर बेचने पे मजबूर हुए, बहुत से लोग रक्षा चलाने पे मजबूर हुए। और ऐसे सहाफ़ियों को मैं यानी किसी का नाम लेके, ज़ाहिर है शर्म हिजाब का मामला है, लेकिन आप प्रेस क्लब में चले जाइए लाहौर कम से कम की हद तक, तो वहाँ पे आपको ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे सहाफ़ी मिलेंगे जो सुबह यानी घर से निकलते हैं ये कह कर के वो काम पे जा रहे हैं और प्रेस क्लब में सारा दिन बेचारे वक्त गुजारते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 6-6 दिन घर ही नहीं गए प्रेस क्लब में, क्योंकि वो तनख्वाह उनके पास नहीं है, वो घर जाके क्या जवाब दें। तो ये वो लोग हैं जिनका नाम ना तो पहले कभी आया, इनके नाम का तो नोहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये गुमनाम हैं, ये उस तरह से बेचारे स्टेबल नहीं थे। तो उन तमाम सहाफ़ियों को के लिए यूँ कहिए दुआ भी है, और इन तमाम के लिए यानी इन तमाम की अज़मत को एक सलूट भी है कि जिन लोगों ने उसके बावजूद जो है खड़े हुए और अपने जबर की ताकतों के सामने। और लेकिन क्या इससे आने वाला वक्त टल जाएगा? क्या इससे मीडिया अकेले की कुर्बानी से क्या कभी को माशरा बदला है? क्या मीडिया या 4-6 ये दीवाने लोग जो आवाज़ें लगाते हैं इनकी वजह से तारीख़ का धारा मोड़ा जा सकता है? इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली ना में है। ऐसा नहीं होता। मीडिया की लिमिट्स होती हैं। बरतानिया में भी मीडिया जो है, मिसाल के तौर पे हालिया मिसाल इराक़ पर हमले की है, टोनी ब्लेयर के दौर में हमला नहीं रुकवा सके वो। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिकन यानी मीडिया की जो वक़्त उसने ख़ुद कर दी थी, अब वो भी आपके सामने है। तो ये सोचना कि हम जो है वो पाकिस्तान का इमेज जिससे बड़ा वो हम अब मुसीबतों को टाल दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो बड़े वाक़यात होते हैं जो अब अनफोल्ड हो रहे हैं हमारे सामने, उसमें एक ही सूरत है इस चीज़ से निकलने की, और वो है पूरी यानी जो इज्तिमाई ज़हानत है वो इकट्ठी होकर बैठे, जिसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। हम लोग वो बन चुके हैं, देखिए सदियों, मतलब देखिए सदियों तो नहीं खैर कहना चाहिए, देखिए दहाइयों की जो है ना, आप यूँ कहिए माशरे के ऊपर एक जबर, खौफ, दहशत और उनको धुतकारना और उनको एक यानी हकारत से देखना, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का इकट्ठा होकर पूरी कौम को आप यूँ समझिए हॉस्टेज बना लेना, वो जो दहाइयाँ गुजरी हुई हैं उनका फिर एक असर होता है। यानी जब आप तमाम रास्ते रोक लेते हैं, एक ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा पढ़ाते हैं नस्लों को, तो उसका नतीजा तो निकलेगा ना। वो नतीजा अब निकल आया है। वो नतीजा क्या है? उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए किसी मुर्दा लाश का पोस्टमार्टम करना यानी ये तसव्वुर भी उसके लिए जानलेवा होगा। किसी नॉर्मल आदमी के लिए, एवरीडे पीपल जैसे होते हैं, उनको ये कहा जाए कि आप एक मैयत को गुस्ल दें, तो ये उनके लिए बड़ा एक, किसी आम आदमी के लिए एक मुश्किल काम होगा। ये कहा जाए कि कब्र खोद के किसी मैयत को नीचे उतारा जाए, और उस तरह के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उसके लिए ख़ास ट्रेनिंग होती है। मतलब एक सर्जन के लिए कोई मसला ही नहीं है कि वो एक ज़िंदा आदमी का वो सीना चीर देता है, लेकिन एक क्या आप में ये हौसला होगा
तो आप मतलब है ज़िंदा तो बड़ी दूर की बात है, मुर्दा भी किसी मेंढक को भी चीरने के लिए बड़ा दिल हौसला चाहिए। ये मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरह से एक गोरकन, जिस तरह से एक मैयत को गुस्ल देने वाला, जिस तरह से एक मैयत को लहद में उतारने वाला, जिस तरह एक सर्जन के नज़दीक जिस्म की चीर फाड़ एक नॉर्मल रूटीन की बात हो जाती है, जबकि नॉर्मल आदमी के लिए जो ये काम नहीं करता उसके लिए बड़ी एक ये यानी तसव्वुर ही करना बड़ा अजीब है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग बुनियादी तौर पर सोसाइटी दुनिया के इस मोहल्ले में हमारी हालत अब उस गोरकन जैसी हो गई है या उस मैयत को गुस्ल देने वाले जैसी हो गई है कि हम उन बातों पे जिन पे मातम होना चाहिए, जिन पे मतलब बगावत मतलब जिस पर एहतजाज होना चाहिए, उन बातों पर हम ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़लाँ का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, फ़लाँ बहुत इनकलाबी बन रहा था और उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, या जी उसके घर वो वीगो डाले आया था, वो उठा के ले गया, देखा ना जी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया जी सॉफ्टवेयर। जिन बातों पर हम मजाक करते हैं ना आपस में, कि आप यकीन कीजिए कि किसी यानी नॉर्मल माशरे में ये बात होना, यानी ये एक कोई इस पे हंसेगा नहीं, इस पे शॉक हुआ जा सकता है, इस पर एंग्री एक रिएक्शन हो सकता है, इस पर डिफेंसिव एक रिएक्शन हो सकता है, हंसना बहरहाल नहीं हो सकता। यानी ये कि हम जिन चीज़ों पर अब हंसते हैं दुनिया में वो लतीफ़ा ही नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे को पॉलिटिशियन को, वजीर साहब या कोई, यानी हम महफिलों में कहते हैं कि देखिए जी फलाना प्राइम मिनिस्टर जो है उसे क्या जरूरत थी आर्मी चीफ से पंगा लेने की, फलाना वज़ीर आज़म था जी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइजेज जो है वो उसने एक्सरसाइज की, क्या जरूरत थी। वजीरों से आमतौर पर लोग पूछ लेते हैं कि आप ये पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं कि आपने अपने बड़ों से इजाज़त ली है। अब देखिए ये वो गुफ्तगू है जो हमें नॉर्मल लगती है, ये नॉर्मल नहीं होती, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि हम यानी दुनिया जब हम पे झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाती है तो क्यों, मतलब आप मुझे ये बताएं कि यानी क्या हम इस मामले में यानी इत्तफाक है हमारा कि पाकिस्तान में यानी हुकूमत है किसकी। मैं इस वक्त इस बहस में बिल्कुल नहीं जा रहा कि फौजी हुकूमत अच्छी रही है, जमहूरी हुकूमत अच्छी रही, ये बहसें इस वक्त उठा दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं होती और धुंध होती है तो फिर वो शऊर परवान चढ़ता है जो कि हमारा है, और जिसका नतीजा ये है कि आपको हर आदमी जो है वो यहाँ लगेगा कि यानी एक अजीब व गरीब उनकी दुनिया का तसव्वुर है कि यहूदी और ईसाई और हिंदू और इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और हम तो बिल्कुल ठीक हैं, दुनिया गलत है। ये मुख्तलिफ नज़रियात रखना इज़ नॉट एन प्रॉब्लम, वो दुनिया के हर सेहतमंद माशरे में इख्तलाफ होगा। यहाँ लंदन में अगर आप लंदन हाई पार्ट आप इतवार को जाए, बेशुमार आपको अंग्रेज़ मिलेंगे जो मार्क्सिस्ट हैं, वो किसी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो किसी मार्केट इकॉनमी को नहीं मानते, वो तो बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर के ही ख़िलाफ़ हैं। तो वो अपने यानी ख्यालात रखते हैं लेकिन असला लेकर नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि उनके पीछे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि बरतानिया की रियासत का कोई लॉ इन्फोर्समेंट का आदमी उनके पीछे खड़ा होकर खुफिया उनको उनकी मदद करेगा। तो ये है बुनियादी तौर पे वो हमारे मसाइल जिनकी वजह से दुनिया हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। मैं यानी इस मौजू पे बात करते हुए बात को ख़त्म करता हूँ कि जब तक हम इस कन्फ्यूजन से नहीं निकलेंगे, देखिए या तो आमरीत ले आइए या फिर जमहूरियत ले आइए। आमरीत के लिए, मुकम्मल आमरीत के लिए अगर तो आप समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया एक मॉडल है जो कि बहुत ठीक मॉडल है, चीन एक मॉडल है, दुबई एक मॉडल है, सऊदी अरब एक मॉडल है, लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी सोसाइटी वो नहीं है। मैं बतौर तारीख़ के तालिब इल्म के इतना जानता हूँ कि उस तरह का माशाल्लाह या उस तरह की यानी आमरीत कायम करने के लिए जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव किलिंग मशीन चाहिए होती है, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे पास नहीं है। यानी हमारा जो फ़ौजी है या हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है, ये हमारे लोगों पे आके उस तरह से न तो गोलियाँ चलाएगा जिस तरह सद्दाम हुसैन के कहने पे इराक़ में उसकी फोर्सेस ने अपने ही लोगों पे केमिकल हथियार और यानी जो जुल्म किए, ना ही ये इंडोनेशिया की आर्मी है, ना ही इंडोनेशिया का सोसाइटी है जहाँ पे लाखों इंडोनेशियंस को एक आमिर ने जो है वो मिनी टैंक के नीचे दे दिया। हमारे यहाँ वो सूरत हाल नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं है। लिहाजा जो काम आप नहीं उस तरह की आमरीत ला सकते, उस तरह के ख्वाब देखना भी छोड़ दें। खालिस आमरीत जो है वो पाकिस्तानी माशरा ना तो बर्दाश्त कैपेसिटी उस तरह की नहीं होगी और आपके पास उस तरह की किलिंग मशीन नहीं है। अगर होती तो शायद आप इस तरह की कोई अटैम्प्ट करते, लेकिन नहीं है। दूसरी जानब आ गई जमहूरियत, वो अगर चलने नहीं देनी
तो फिर खालिस मार्शल्ला भी नहीं है, खालिस जमहूरियत भी नहीं है। तो उसका नतीजा ये है कि 2 नंबर जमहूरियत और 2 नंबर माशरा। अब इन 2 नंबरियों के साथ हमने एक 2 नंबर माशरा पैदा कर दिया। उस 2 नंबर माशरे में एक 2 नंबर मीडिया पैदा हुआ। 2 नंबर आप वकील देख लीजिए, 2 नंबर आप हकीम देख लीजिए, 2 नंबर डॉक्टर देख लीजिए, 2 नंबर उस्ताद देख लीजिए, 2 नंबर निसाब देख लीजिए, 2 नंबर, यानी आपको हर तरह एक आर्टिफिशियल, एक जिसे कहना चाहिए क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, वो आपको हर जगह मिलेगा। तो ये था बस आज का वीलॉग। इतनी मैंने आपसे बात करनी थी कि ये बिल्कुल ठीक है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त आज़ादी और जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जैसे माजी में लड़ते रहे हैं, ज़ियाउल हक के दौर में, अयूब खान के दौर में, याह्या के दौर में, शाही किले आबाद होते रहे, तशद्दुद के निशान और कोड़े पड़ते रहे, वो यकीनन सारे, उनमें से बहुत से लोग आज भी हैं, लायक एहतराम हैं, लेकिन क्या वो ख़ुद ये सारे लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या उनमें से किसी का नाम भी आप जानते हैं? या इनमें से किसी कुर्बानी देने से आप मुझे बताइए ज़ियाउल हक की लाई हुई आफतें टल गईं? या जो बाद में जिन हम अजाब में फंसे, क्या वो अजाब नहीं आए? क्या मुशर्रफ के दौर में जिन सहाफ़ियों को रोका गया, वो बंद कराया गया, क्या मुशर्रफ की पॉलिसीज़ पाकिस्तान को नहीं भुगतना पड़ी? तो तारीख़ का अपना एक जबर होता है, बहाव होता है। तो वो वाक़यात जो हमारे सामने अनफोल्ड होने वाले हैं वो तो होकर रहेंगे। अब इससे हम निकलेंगे कैसे, नो वन नोज़। बस आज का वीलॉग इसी मौजू पे था। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखते रहिए नेक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। अस्सलाम वालेकुम।